दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक वीडियो बनाया था, जो आपने समझ लिया होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको मीनिंग्स भी समझ गए होंगे। और अब हम शुरू करते हैं यहाँ देन से लेके आगे लास्ट तक, ठीक है ना। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात के अलावा दूसरी बात, एक बात से दूसरी बात, ऐसी बातें बतलाते गए। कौन बतलाते गए? एम हेमेल went on to talk of the French language, फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद एक तथ्य लगातार वो बतलाते गए। Saying that, अब इसी तारतम्य में उन्होंने क्या कहा? इसी तारतम्य में उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज किस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो अगले पेज में है कि देखो, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर, अगले पेज में चल रहे हैं अपन लोग, ये जो सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। तो वो बता रहे हैं कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे अच्छी भाषा है इन द वर्ल्ड, विश्व की। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, क्लियर क्लियर क्लियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल ज्यादा तार्किक, सबसे श्रेष्ठ तार्किक भाषा है, तो यहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, और जिसको हमें हर हाल में हमारे बीच में रखना होगा, हमें याद करके रखना होगा, हमें उसको लेकर चलना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी उसको नहीं भूलना होगा, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति जो है एनस्लेव्ड हो जाते हैं, गुलाम बना लिए जाते हैं। एज लॉन्ग एज का प्रयोग कक्षा 10वीं के लेवल तक अपन ने पढ़ा है, और एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, या जिस समय तक, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, किस पर? उनकी भाषा पर। तो क्या होगा? इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये माना जाता है कि वे हर हाल में अपनी जो उन्हें कैद करके रखा गया है, उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया है, तो उस गुलामी से बाहर निकलने की उनके पास चाबी है। अर्थात एम हेमेल कह रहे हैं कि यदि आप गुलाम बन गए हैं और आपकी मातृभाषा पर पकड़ है, तो आप उस मातृभाषा के जरिए उस गुलामी की जंजीरों से बाहर आ सकते हैं। ऐसा वो कहने का भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, इसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी। एंड रीड अस अवर लेसन, और हमसे हमारा लेसन पढ़ने के लिए कहा। ठीक। आई वाज एमेज्ड, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। वाज एमेज्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, आप देख रहे होंगे। तो आई वाज एमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था ये देख करके कि उस दिन में जब मैं ग्रामर की बुक पढ़ रहा था तो कितना इजीली मैं उसको समझ पा रहा था, आज कितना अंतर हो गया था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उस दिन वो कह रहे थे, जो कुछ भी उस दिन वो पढ़ा रहे थे, सीम्ड सो इजी, बहुत ही सरल महसूस हो रहा था, सरल प्रतीत हो रहा था। सो इजी, बहुत ही ज्यादा सरल लग रहा था। आई थिंक टू, और मैं ये सोचता था दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मुझे बिल्कुल ख्याल आया कि मैंने पहले कभी भी इतना केयरफुली उनकी बात को नहीं सुना। अगर उनका लेसन पहले सुना होता तो उतना ही सरल मुझे पहले लगता, लेकिन मुझे आज गलती महसूस हो रही थी। फ्रेंज ये करता है, आई यहाँ पर किसके लिए है? फ्रेंज के लिए, ठीक है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इतने ज्यादा पेशेंस का मतलब होता है धैर्य पूर्वक, तो पेशेंस पूर्वक उन्होंने पहले कभी भी, इतने धैर्य पूर्वक उन्होंने पहले कभी भी इस लेसन को एक्सप्लेन नहीं किया था। आगे बढ़ जाते हैं। पेशेंस का मतलब मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है धैर्य पूर्वक, ठीक है ना। आई सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि वो बेचारे, यहाँ पर द पुअर मैन बोला गया है, और पुअर मैन किसके लिए बोला गया है? एम हेमेल के लिए, जो टीचर हैं उनके लिए बोला गया कि बेचारे आज वो सारा का सारा लेसन एक बार में हम लोगों को पढ़ा देना चाह रहे थे। एंड टू पुट इट ऑल,
into our heads at one stroke। वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक बार में ही, है ना। तो आज वो एक बार में ही सारा फ्रेंच का लेसन पढ़ा देना चाह रहे थे, उनकी भावनाएं ऐसी लग रही थी, पढ़ाने का तरीका ऐसा लग रहा था। और आगे बढ़ जाते, देखें आफ्टर द ग्रामर, और ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद उन्होंने एक लेसन हम लोगों को लिखने को दिया। दैट डे, उस दिन एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन उन्होंने हमें नई कॉपीज लिखने के लिए उपलब्ध कराई। एम हेमिल ने हमें नई कॉपीज उपलब्ध कराई लिखने के लिए, उस लेसन जो लिखना था उन्हें, तो नई कॉपीज उपलब्ध कराई। इसके साथ साथ कॉपीज फॉर अस ये लिखा हुआ था। इसके बाद रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ये शब्द बिल्कुल लहराते हुए क्लासरूम में दिख रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड, और इनको रोड पे ऐसे टांगा गया था या लटकाया हुआ था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, डेस्क के टॉप पर लगाया गया था। यू ought to have seen, आप बिल्कुल देख सकते हैं। everyone set to work, कि हर कोई बिल्कुल क्लास में अपने काम में लगा हुआ था। and how quiet it was, और पूरी क्लास बिल्कुल कितनी शांत थी। the only sound was scratching of pen, और केवल एकमात्र आवाज आ रही थी, scratching the pen, पेन के खरचने की आवाज, कह पे ओवर द पेपर, पेपर पर पेन के चलने की आवाज केवल आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स, बीटल्स माने गुरबिला या कीड़े मकोड़े क्लास के अंदर उड़कर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि जो छोटे बच्चे वहां पर बैठे हुए थे उनने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि बहुत ज्यादा मन लगाकर काम करते थे। फिश हुक्स अर्थात मछली पकड़ने के कांटों पर बहुत ज्यादा काम करते थे। एज इफ, मानो कि अब आज उन्हें वो मछलियों का जो इंटरेस्ट था वो काय में आ रहा था। बाज फ्रेंच टू, आज वो जितना ध्यान वो पहले मछलियां पकड़ने के कांटों को व्यवस्थित करने में लगाते थे, आज वो उतना ही ध्यान काय में लगा रहे थे, फ्रेंच को पढ़ने में लगा रहे थे। ऑन द रूफ, और छत पर। पिजन्स कूड, कूड का मतलब होता है साउंड मेड बाय पिजन्स, पिजन्स के द्वारा साउंड जो की जाए, अर्थात कबूतर के बोलने की आवाज कूड होती है। तो वेरी लो, धीमी धीमी आवाज में वो बोल रहे थे। एंड आई थॉट, यहाँ आई जो है फ्रेंच के लिए आया, फ्रेंच के लिए आया। तो आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में स्वयं विचार लगाया, विचार किया कि विल दे मेक देम सिंग, क्या वो गीत गवाएंगे। इन जर्मन, इवन द पिजन्स, इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाने को कहेंगे क्या। ऐसा किसके लिए कहा जा रहा, जर्मन लोगों के लिए कहा जा रहा, ठीक है ना। तो फ्रेंच जो है इस तरह से तर्क कर रहा है ना, इस तरह से कमेंट दे रहा वो, ठीक है। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा, जब भी मैंने, जिस समय मैंने, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, तो मैंने देखा क्या पाया कि आई सा एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, अचल हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, मोशनलेस बैठे हुए हैं। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में शांत बैठे हुए हैं। गेजिंग, गेजिंग का मतलब होता है घूर कर देखना और या टकटकी लगाकर देखना। लुकिंग इंटेंटली, देखो इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने लिख के रखा, लुकिंग इंटेंटली। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, क्लास में जो वस्तुएं थी, क्लास में जो भी चीजें थी, एक चीज को देख रहे थे, फिर दूसरी को देख रहे थे, फिर दूसरी को देख रहे थे, ऐसे। तो एक वस्तु को के बाद दूसरी वस्तु को देख रहे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन द अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, ठीक है, जैसा कि वो अपने माइंड में क्लास का पूरा दृश्य सेट कर लेना चाह रहे थे कि यहाँ जी जो क्लास है वो कैसी दिखती है। दैट लिटिल स्कूल रूम, वो छोटा सा रूम कैसा दिखता है, फैंसी, कितना अच्छा दिखता है, कितना आकर्षक है। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों में ही हैड बीन देयर,
इन द सेम प्लेस, और 40 वर्षों में वो एक ही जगह पर उन्होंने अपना सेम शिक्षण कार्य किया था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की से उन्होंने गार्डन को भी देखा, बिल्कुल सेम वही गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और वही क्लास उनके सामने आज लास्ट लेसन पढ़ रही थी। इस तरह से ये 7th पेज अपने कंप्लीट किया। अगला जो है 8th पेज ले रहे हैं अपन लोग, देखेंगे 8th पेज में, ठीक ना। 8th पेज में स्टार्टिंग से जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बोन स्मूथ। ध्यान देना, ये लाइन बहुत ही सारगर्भित है, ध्यान देना, ठीक है। ये 40 वर्षों की उनकी जो थिंकिंग है, सोच है, वो इस तरीके से परिवर्तित हो रही थी। तो आप लोग ये लाइन ध्यान से देख सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ये इतना फुल स्टॉप आने के बाद देखें, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन बोर्न स्मूथ। वहां पे क्या हो रहा था, जो डेस्क थी, बेंचेस थी, वो पुरानी पड़ रही थी 40 साल से, ठीक है। द वालनट ट्रीज, और क्या क्या परिवर्तन आए 40 साल में, कौन कौन सी चीजें। वालनट ट्री, अखरोट का पेड़। वालनट ट्री जो होता है अखरोट का पेड़, जो मीनिंग देखोगे तो आप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अखरोट का पेड़ भी जो है क्या हुआ था, वालनट ट्रीज भी क्या हो गया था, गार्डन बर टालर। देखो क्या परिवर्तन आया था, छोटा लगाया था तो बड़ा हो गया था 40 सालों में। एंड द हॉप पाइन, हॉप पाइन का मतलब होता है एक प्रकार की लता या बेल होता है, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम पर चढ़ने वाली जो बेल होती है ना, हॉप पाइन, ठीक है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट, ट्विन्ड का मतलब ऐसे लपेट जाना, ट्विन्ड अबाउट, लपेट गई थी, विंडोज टू द रूफ, खिड़कियों से चढ़ करके कहां तक पहुंच गई थी। 40 वर्षों में इतने ये परिवर्तन सारे उनकी क्लास के आसपास या उनके स्कूल में आए हुए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और ये सारी चीजें देख करके उनका हृदय कितना टूट रहा था ऐसा, या वो कितने दुखी हो रहे थे। लीव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए। पुअर मैन, फिर पुअर मैन शब्द यूज किया गया उनकी दयनीय स्थिति को, उनकी व्याकुलता को शो करने के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, और उन्हें एक आवाज सुन करके बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, उनकी सिस्टर के चलने की जो आवाज आ रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक, ट्रंक का मतलब लगेज, कि उनकी जो सिस्टर थी वो क्या अपना लगेज जो है पैक कर रही थी, सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना था, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें इस एल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र को अगले दिन छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज, इतना दुख होने के बाद भी वे बहुत ही ज्यादा साहस जुटाए हुए थे। टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंत तक बिल्कुल सारा लेसन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए साहस जुटाए हुए थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, और लेख लिखने के बाद हम लोगों का हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और इसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक आवाज में उस भाषा के अक्षरों को बोले। क्या बोले, देयर, बा, बे, बी, बो और बू, इस तरह से शब्दों का बच्चे जो है उच्चारण 12 खड़ी जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसे फ्रेंच भाषा में होती होंगी, है ना, तो वो बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहीं पीछे रूम में, उसी क्लास में पीछे रूम में जो ओल्ड होजर, जो सीनियर सिटीजन होजर बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, वो अपना चश्मा पहने हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी प्राइमरी की बुक जो है हाथों में लिए हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उन बच्चों के साथ साथ अपने वो अक्षर स्पेलिंग पढ़ रहे थे, अक्षरों की, वो शब्दों की स्पेलिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। बच्चे भी पढ़ रहे थे, वो होजर भी पढ़ रहे थे। इस तरह से सीनियर भी अपनी पढ़ने की जो हैबिट है वो शो कर रहे थे, ठीक है ना। लेटर विद देम, नाउ यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ठीक है। आप देख सकते हो कि वो भी अपने शब्दों के माध्यम से अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे। विथ इमोशन, भावों की के साथ, भावुकता के साथ। एंड इट वाज सो फनी, और बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। कैसा फनी लग रहा था, टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और जब होजर अपने शब्द बोल रहे थे और एक तरफ बच्चे बोल रहे थे, तो एक तरफ बच्चे थे और एक तरफ बहुत सीनियर सिटीजन थे, और वो बिल्कुल बच्चों की तरह शब्द बोल रहे थे, तो सुन करके हम लोगों को एक तरफ तो हंसी आ रही थी, विरोधाभासी है अलंकार, देखो आयरनी है, तो एक तरफ तो टू लाफ और दूसरी तरफ टू क्राई,
है ना। तो एक तरफ तो हंसने का मन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दुख हो रहा था बिछड़ने का, फ्रेंच के जाने का, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाए जाने का। तो दूसरी तरफ क्राई शब्द, तो बिल्कुल एंटीसिपेटरी यहाँ पे शब्द यूज करेंगे, लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, अरे मुझे कितना याद है, हम कितना याद रखेंगे, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम लेसन हम कितना याद रखेंगे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक, और तभी जो चर्च की घंटी बजी, चर्च की जो घड़ी है उसकी घंटी बजी, अर्थात घड़ी जो है जैसे ही टाइम बजाती है तो बार बार उतने बार घंटी बजती है उसकी। 12 कितने बजा दिए उसने, 12 बजा दिए। देन द एंजिलस, और एंजिलस कहलाता है चर्च में जो प्रार्थना होती है ना, वो एंजिलस कहलाता है। तो चर्च की प्रार्थना होना शुरू हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, तो उसी क्षण द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है दुंदुभी बजना या तुरई बजना, है ना, तो तुरवी या दुंदुभी, है ना। तो ट्रम्पेट आर्मी वाले जब परेड करते तो ये बजाई जाती। ऑफ द पर्सियन, जो पर्सियन सेना थी तो उनकी जो ट्रम्पेट बजी। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, क्योंकि वो ड्रिल करके आ रहे थे, वो परेड करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे से या खिड़कियों के बाहर से आवाज आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, और उसी क्षण एम हेमल, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, तो एम हेमल जो है खड़े हो गए, ठीक है। वेरी पेल, बहुत ही दुर्बल, पेल का मतलब हल्का पीला होता है, वैसे यहाँ पे दुर्बल, बिल्कुल कमजोर स्थिति में, पेल बिल्कुल निराश स्थिति में। इन हिज चेयर, चेयर के पास खड़े हो गए, ठीक है। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने कभी भी इतना निराश उन्हें कभी भी खड़ा हुआ नहीं देखा था। अगली मैंने कभी भी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा था, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। सो टाल, लुक सो टाल, ऐसा, सॉरी, हाँ आगे बढ़ जाते, देखें, लुक सो टाल। माई फ्रेंड्स, वो क्या बोले, मैं एम हेमल बोले, माई फ्रेंड्स, दोस्तों, माई फ्रेंड्स, सॉरी, हाँ माई फ्रेंड्स, क्या बोले वो, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ माई फ्रेंड्स, दोस्तों, ही सेड, उन्होंने कहा, यहां ही आया है एम हेमल के लिए, ठीक है, जो टीचर है। आई, देखो 2 बार आई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अच्छे से, इतना दुख हो रहा था उन्हें कि अच्छे से ही शब्द बोल नहीं पाते, हकला रहे थे बोलने में, है ना। तो बट समथिंग चोक्ड, और ऐसा लगा जैसे आई उन्होंने 2 बार बोला तो ऐसा लगा कि उनका गला जो है रुंध रहा हो, है ना, इतने दुखी हो रहे हो। हिम चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल पा रहे थे, फिर भी क्या। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टर्न टू मींस मुड़े, ठीक है। टुक ए पीस ऑफ चौक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन माइट, बियरिंग ऑन का मतलब धारण कर कर, बटोर कर, अपनी सारी ताकत, माइट का मतलब क्षमता, सारी शक्ति ताकत बटोर करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बोर्ड पर लिखा जितना बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने, ये शब्द लिखे, बाइवा ला फ्रांस, क्या लिखा उन्होंने, बाइवा ला फ्रांस, सॉरी वेरी सॉरी, बाइब ला फ्रांस, वेरी सॉरी, बाइब ला फ्रांस। और बाइब ला फ्रांस का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा, लॉन्ग लिव फ्रांस, क्या होगा, लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना। तो फ्रांस बहुत लंबे समय तक चले, अर्थात फ्रांस का नाम बहुत आगे तक बढ़ जाए। देन ही स्टॉप, इसके बाद वो रुक गए। एंड लर्नड, वो सॉरी लीन्ड, लीन का मतलब झुक गए, थोड़ा सिर झुकाया उन्होंने। हिज हेड अगेंस्ट द बाल, दीवाल की तरफ उन्होंने सिर झुकाया, ऐसे इन शब्दों को नमन करते हुए। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले हुए, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने, गेस्चर का मतलब होता है बिना कुछ बोले हुए ऐसे इशारा कर देना, इशारा करना, तो गेस्चर, है ना, साइन, सिग्नल देना, है ना। तो गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें बिना कुछ बोले हुए इशारा किया। क्या इशारा किया, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, के स्कूल जो है बंद हो गया। यू मे गो, आप जो है जा सकते। इस तरह से ये पूरा अपना चैप्टर जो है द लास्ट लेसन कंप्लीट हुआ। इसके जो बीच के जो क्वेश्चन दिए गए हैं या लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो अलग से अपन लोग एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर का, तो आप लोगों को हेल्प होगी। आशा करते हैं ये लेसन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप हमारे चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर लिखिए ताकि हम अपने वीडियो में और अच्छे से रिफॉर्मेशन कर सकें और अच्छा सुधार कर सकें। आप लोगों के द्वारा ही हमारा ये जो चैनल है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। थैंक यू।